क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक छात्र अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप अभी उस टाइम पे सक्षम नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए बीइंग अ टीचर? तो उसे ये कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो इसका इंग्लिश में है कि कंसल्टेशन के बाद, ठीक है, कि मतलब सोच विचार करने के बाद। अब डांटोगे तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं, और प्रश्न बेकार भी नहीं बताओगे, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछते हैं और हमें उनके जवाब देने चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि गलत प्रश्न है। और छात्र से कहना चाहिए कि उसके प्रश्न का स्तर नहीं है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है? देखो, अध्यापक हमेशा ना क्लास में एक सुसाध्य बनाने वाला होता है। हमेशा एक याद रखिए, जो हमारा टीचर है उसकी जो भूमिका है वो फैसिलिटेटर की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फैसिलिटेटर वर्ड याद रखो। अगर पूछा जाता है कि टीचर की भूमिका क्या है, तो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हों, तो अध्यापक को इनमें से क्या जांचना चाहिए? देखो, बच्चे बेचैन, अशांत हैं और बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जो है टीचिंग मेथड्स के ऊपर बात उठती है कि आपका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि बच्चे उबाऊ महसूस कर रहे हैं, बेचैन महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं। तो 4th ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? जो सत्तावादी शिक्षण है उससे क्या हो सकता है, ठीक है, तो उससे हम अनुशासन बना सकते हैं। बाकी उन्नति तो नहीं हो सकती, आत्मविश्वास भी नहीं आएगा, उपलब्धि भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे डर के अनुशासन में तो रह सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना। अनुशासन का तात्पर्य है नियमों के अनुसार। अगला प्रश्न है, मोहन कक्षा 4 का छात्र है जो दृष्टिबाधित है, उसे है तो निम्न स्तर के कार्य देकर माफ़ कर देना चाहिए। अरे भाई, तुम क्या मतलब क्या हो जो तुम उसे माफ़ करोगे, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। दैनिक सामान्य कार्यों के लिए मित्रों तथा अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए। सहायता तो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3rd ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं तो आएगा नहीं। श्रव्य सीढ़ी की सहायता मिलनी चाहिए तथा सामान्य व्यवहार। देखो, बच्चों से ना सामान्य व्यवहार, आपको उनको दया भाव नहीं दिखाना, ठीक है। उसने कोई पाप नहीं कर दिया कि आप उस पर दया भाव दिखा रहे हैं, ठीक है। आप जैसे आप और बच्चों के साथ हैं, आप ऐसे ही उन बच्चों के साथ भी रहिए। तो ये हमारा समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी बोलता है। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए ज़रूरी है? भाषा कक्षा में अगर आप एक समावेशी वातावरण चाहते हैं तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देखो, समावेशी में हर तरीके का बच्चा आता है, ठीक है। आप वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता होता हो, वो चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, हर तरीके का बच्चा उस क्लास में होता है। तो भाषा कक्षा में क्या ज़रूरी है? अगर आप एक इंक्लूसिव जो वातावरण है क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो जितनी ज़्यादा उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीखेंगे और एक समावेशी जो है वातावरण बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? जो प्रेरित करती है, तो भाई मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे से तो बढ़ के कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, ये तो बहुत गलत है ना। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करना, उसका एक लक्ष्य है और वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है, तो इसका आंसर 2nd हो जाएगा। प्रभुत्ववादी, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। असंतोष है, उसमें डिससेटिस्फेक्शन है, तो ये भी नहीं होगा, तो 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है? तो वो है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस वर्ष RCI अधिनियम बनाया? तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 का 1992, सितंबर 1992, ठीक है। अगला है आपका, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 350A में। सुगम्य भारत अभियान किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो सुगम्य भारत अभियान है वो दिव्यांगों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्न में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य नहीं है। तो 3 उद्देश्य है लेकिन एक उद्देश्य नहीं है, वो है आपका सेकंड वाला उद्देश्य नहीं है। नहीं पूछा है, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने होते हैं। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई थी और सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई। तो यहाँ पे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी जो है समीक्षा की गई थी, तो इसका आंसर है राममूर्ति कमेटी द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में धर्म जाति नस्ल लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव में निषेध का संबंध है। तो अनुच्छेद 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स है वो शिक्षा का दर्शन निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है RT एक्ट में उद्देश्यों में, जो RT का एक्ट है 2009 का, उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसके अंदर जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका है 18। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है। उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ये सिर्फ 8th क्लास तक के लिए है। बेसिकली जो है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, और इतने ही बच्चे वो होते हैं। ठीक है, 14 साल तक के 8 तक में होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो मतलब जो हमारे हायर जो एजुकेशन के बारे में बात नहीं की है इन्होंने, छोटे बच्चों के लिए बात की है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इसका 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के 3 की इसमें बात की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा NIVH इज़ लोकेटेड एट, तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। NIVH का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। पूछा जाता है पेपर में, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विशिष्ट शिक्षा से संबंधित कौन सा जो संगठन जुड़ा हुआ है, तो RCI है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे NCTE, NCERT और RCI और AICTE की फुल फॉर्म बतानी है। प्लस अगर आप ये भी बताना चाहें कि कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ था तो बड़ी मेहरबानी होगी और आपको भी याद रहेगा, क्योंकि जब हम खुद से टाइप करते हैं और ये खुद से लिखते हैं तो वो बेनिफिशियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लुप्त पद को ज्ञात करना है। जो मिसिंग आइटम है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 है। तो 10, 12, 10, 13 कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो है देखो 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आ गया। फिर उसके बाद 5 और 4 को प्लस किया तो 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 5 और 5 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका 10 आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 13, 6 कितना हो जाएगा आपका 19 और ये 20, 6 और 6 12 और 8 20, 4 और 6 10 और 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका प्लस 20, इसका सम 20 और इसका भी सम 20। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 10। अब अगला प्रश्न है व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले व्यक्ति की आयु अन्य दोनों की आयु की 1/4 है। पहले व्यक्ति की आयु क्या है? x+1 x+2 x+3 मान के इसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो 36 का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है। तो शीर्ष से 16वां है, ऊपर से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे जो टोटल है वो 49 है। अब आप 16 पहले माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। ठीक है, अब वो यहाँ से पूछा जा रहा है तो यहाँ से 16 नंबर भी आप लोगे तो +1 = 34 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, देखो यहाँ से बाएं से 18वां अक्षर कौन सा पड़ेगा आपका, बाएं से अगर आप लेते हो तो आपका ये पड़ेगा, बाएं से लोगे तो 18वें नंबर पे अपना आता है R। ठीक है, अब R के 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो R का 7वां अक्षर हो जाएगा आपका ये K। R के बाएं में फिर 7वां अक्षर इन्होंने पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सायंकाल 8:30 बजे की घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, तो 75 डिग्री का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। तो इसमें देखो भिन्न है, B के बाद D आता है, C का गैप है, उसके बाद I के बाद J का गैप है, फिर K आ गया,
एस अपना आता है 19 पे, उसके बाद टी आता है 20 पे और यू आता है 21 पे, तो एक का गैप हो गया। अब यहाँ पे पी आता है हमारा 16 पे और फिर एन आता है 14 पे, तो यानी बीच में गैप का सही नहीं बैठ रहा हिसाब किताब, तो हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला। अब 28 है हमारा, इसमें भी हमें डिफरेंट चुनना है, तो इसमें डिफरेंट आपका हो जाएगा सेकंड वाला। देखो यहाँ पे क्या है, बी सी डी बैक टू बैक क्यू आर एस, और यहाँ पर जो 11, 13 और 14 है बैक टू बैक नहीं है, 11 के बाद 12 वाले का गैप है। बाकी सारे जैसे जी 7 है, ए एच 8 है, ये सबके नंबर याद कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये आई 9 पे है इस तरीके से। अगला प्रश्न है, छात्र को जितना प्रश्न सही करने पर मिलता है उसका दुगना प्रश्न गलत करने पर मिलता है। यदि वह सभी में 48 प्रश्न करता है तो उसने कितने प्रश्न सही किए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सम्स, और एक्स वगैरह मान के इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बाग में 10 पंक्तियाँ और 12 कतारों में आम के पेड़ हैं। दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर और बाउंड्री के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी पर बाग है। बाग की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बाग की लंबाई आपकी यहाँ पे हो जाएगी 24 मीटर।